नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मीडिया प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ हल्के फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। दिल्ली कार ब्लास्ट में जांच टीम ने बरामद की चौथी कार। अल फलाह से मिली कार डॉक्टर शाहीन के नाम पर है रजिस्टर्ड। वहीं धमाके वाली कार में डॉक्टर उमर के होने की पुष्टि। कानपुर से भी जुड़ रहे हैं धमाके के तार। कानपुर के हृदय रोग संस्थान के कार्डियोलॉजिस्ट को साथ ले गई एटीएस। लंबे समय से शाहीन और उसके भाई के संपर्क में था अनंतनाग का रहने वाला डॉक्टर आरिफ। देश में बढ़ेगा चीतों का कुनबा। बोत्सवाना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष औपचारिक रूप से सौंपे जाएंगे 8 चीते। जल्द ही लाए जाएंगे भारत। अमेरिका में 43 दिन बाद शटडाउन खत्म होने से लोगों को मिली राहत। अमेरिकी संसद से पास फंडिंग बिल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किए हस्ताक्षर। और ओलंपिक 2028 प्रतियोगिता कार्यक्रम जारी। 14 जुलाई को उद्घाटन और 30 जुलाई को होगा समापन समारोह। पहली बार ओलंपिक में शामिल हुआ क्रिकेट। और अभी एक बड़ी खबर आ रही है। जांच एजेंसियों को दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। अल फलाह से चौथी कार बरामद हो गई है। ये कार शाहीन के नाम पर रजिस्टर्ड है, ब्रेजा कार है। तो चौथी कार जो है इस मामले में बरामद हो गई है। फरीदाबाद के अल फलाह विश्वविद्यालय से ये ब्रेजा कार बरामद हुई है और ये शाहीन के नाम पर ये कार रजिस्टर्ड है। ये चौथी कार है। तो तमाम जो सूत्र हैं इस मामले में जुड़ते जा रहे हैं, तमाम कड़ियां जो हैं जुड़ती जा रही हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले की एक और बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। चौथी कार बरामद हो गई है। फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी से ब्रेजा कार बरामद हुई है और शाहीन के नाम पर ये कार रजिस्टर्ड है। हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कितनी बड़ी कामयाबी मुकेश, ये जो चौथी कार मिली है? पहले से ही अंदेशा जताया जा रहा था कि ये जो पूरा का पूरा जो मॉड्यूल था, जिस तरह से कार ब्लास्ट हुआ उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से कारों की जो सर्च ऑपरेशन चल रही थी उसमें रेड कार मिलती है। इको स्पोर्ट्स पे बताया जा रहा है डिज़ायर और ये ब्रीजा कार जो शाहिदा के नाम पर रजिस्टर्ड थी। और इसी ब्रीजा कार का कनेक्शन पहले भी आया था, क्योंकि जब बात हो रही थी इनके सहयोगी की तो इसी कार से ये ट्रैवल करते थे। तो शाहिदा के नाम पर ये गाड़ी रजिस्टर है और उसकी भी तलाश की जा रही थी। और भी गाड़ियों की जो है वो सर्कुलेटिंग हो रखी है नंबर की, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा अटैक था, जिस तरह से ये एक्सप्लोसिव था, इसको इसी तरह से कहीं ठिकाने लगाना था, गाड़ियों में ही धमाका करना था। कुछ ऐसा अब अंदेशा जताया जा रहा है जिस तरह से ये चीज़ें खुल के सामने आ रही है, क्योंकि लगातार गाड़ियां जो है वो निशाने पे आ रही हैं और कई सारी गाड़ियों की और भी तलाश की जा रही है। तो रमा, सुबह से देखिए, पहले उमर की जो वीडियो होती है वो मस्जिद के पास मिलती है, उसके बाद सीपी से उसकी गाड़ी गुजरती हुई ट्रैक होती दिखाई देती है। यानी ये साफ बताता है कि वो इसी इलाके में घूम रहा था पूरे दिन। और उससे पहले एक दिन पहले वो जो उसकी जो मैपिंग हुई है वो फरीदाबाद से निकल करके मेवात में जाता है। मेवात से फिर एक्सप्रेसवे पकड़ करके वापस दिल्ली में आता है। दिल्ली से फरीदाबाद क्रॉस करके फिर चला जाता है। फिर अगली सुबह वो वापस दिल्ली की तरफ रुख करता है। तो ये सारी की सारी दिखाती है उसकी रूट मैपिंग की। वो लगातार किसी के इशारे पर अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा था, भागता फिर रहा था और उसके बाद साथ में वो इस एक्सप्लोसिव को कैरी भी कर रहा था। लेकिन यहाँ से आप मेरे पीछे देखिए, इस रेड लाइट से आगे जाकर के उसने यू टर्न लिया और यू टर्न लेने के बाद उस ट्रैफिक में उसने इस ब्लास्ट को अंजाम दिया। ऐसा माना जा रहा है कि अफरा तफरी में उसने इस ब्लास्ट को अंजाम दिया, नहीं तो ये हादसा और भी बड़ा हो सकता था। लेकिन एक सोची समझी साजिश, और यूपी एसटीएफ ने भी लगातार छापेमारी करी है। कुछ लोगों को वहाँ पर भी डिटेन किया गया। और जिस तरह से फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी जो है
वहाँ पर भी और लोगों से पूछताछ की गई है, यानी इसके कमरे की भी जांच की गई है और इनके जितने भी सहयोगी हैं उनके रूम्स की जांच की गई है। डायरी भी सामने आई है जिसमें 8 से 14 तारीख तक का जिक्र है कि उस डायरी में कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे मिले हैं जिसमें उन्होंने कुछ बातें एक दूसरे के लिए रखी हैं, कुछ नंबर्स भी मिले हैं जो कश्मीर से रिलेटेड हैं और साथ ही साथ उनका जो है फरीदाबाद से भी कनेक्शन है और एक ऐप का ये इस्तेमाल कर रहे थे जिसके थ्रू ये आपस में बात करते थे और उस ऐप से आप कॉल डिटेल की ज़रूरत नहीं होती, उसमें कोई फ़ोन सिम नहीं डालना होता, वो सीधे बात करते थे उस ऐप से और उसमें कोई मैसेज भी सेव नहीं होता है। इस तरह का एक स्मार्ट ऐप वो यूज़ कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो कनेक्शन है वो दिखाता है कि उमर जो था वो टॉप लीडर्स के कहीं ना कहीं इशारे पे काम कर रहा था और इनका ऐसा बताया जा रहा है ये टर्की भी एक बार गए थे और वहाँ पर भी इन्होंने जैश के कुछ लोगों से मुलाकात करी थी, लेकिन एनआईए की रिपोर्ट ये साफ करेगी कि क्या ये बात सही थी कि ये वहाँ पर गए थे और इसमें जैश का जो नाम आ रहा है उस संगठन का, आतंकवादी संगठन का, क्या उनके साथ भी इनके तार थे। और जिस तरह से शाहीन शाहिदा का नाम आ रहा है कि उसको महिला विंग कमांडेंट बनाया था हिंदुस्तान में, इस तरह से उसको काम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उसके जिम्मे कई सारे ऐसे लोग थे जिनका ब्रेन वॉश करके वो उनको अपनी टीम में लाए। और इस यूनिवर्सिटी से अल-फलाह जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं मेडिकल के स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि कब कब इनसे वो कॉन्टैक्ट में रहे, किस किस के साथ कॉन्टैक्ट में रहे। तो अभी जांच का दायरा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और जो सुई है वो उस ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। जल्द ही इसका खुलासा होगा कौन सा संगठन इस पूरी की पूरी वारदात के पीछे था। बिल्कुल मुकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी एटीएस एक्शन मोड में है। लखनऊ के बाद कानपुर में एक डॉक्टर पर शिकंजा कसा गया है। कानपुर के हृदय रोग संस्थान के कार्डियोलॉजिस्ट के खिलाफ कार्रवाई की बात सामने आ रही है। डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को घर से टीम ले गई है और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला ये डॉक्टर है। डॉक्टर आरिफ लंबे समय से शाहीन और उसके भाई परवेज के संपर्क में था। डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को जो टीम है वो घर से ले गई है और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की पूरी आशंका जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का ये रहने वाला डॉक्टर है और इसके साथ ही एटीएस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। लंबे समय से ये शाहीन और उसके भाई परवेज के संपर्क में था। एटीएस ने उसके लैपटॉप और मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं। इसके साथ ही टीम को संदिग्ध डेटा भी मिला है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी एटीएस एक्शन मोड में। लखनऊ के बाद कानपुर में एक डॉक्टर पर शिकंजा कसा। एटीएस डॉक्टर आरिफ को लेकर दिल्ली गई। बाकी आरोपियों को आमने सामने बिठाकर इसमें पूछताछ होगी। एटीएस एक्शन मोड में हमारे संवाददाता विकास सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, किस तरह से ये जांच आगे बढ़ रही है? एक बड़ी कामयाबी एटीएस को। देखिए, दिल्ली में हुए धमाके के बाद वैसे तो पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, लेकिन लगातार अब एक्शन भी जमीन पर नजर आ रहा है। शाहीन से जुड़े हुए लोगों पर पुलिस की धरपकड़ तेज हो गई है, एटीएस की धरपकड़ तेज हो गई है। हमने देखा कि लखनऊ में 2 जगहों पर छापेमारी की गई, एक लालबाग स्थित उसके आवास पर और दूसरी जगह पर परवेज अंसारी जहां मड़ियावा थाने में रहता था उसके आवास पर छापेमारी की गई थी, जहां से उसकी कार को भी जब्त किया गया है और परवेज अंसारी को हिरासत में लेकर यहां से एटीएस गई है। और दूसरी तरफ कानपुर में भी कार्रवाई की गई है। कानपुर में कार्डियोलॉजिस्ट मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार किया गया है। ये डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट था और कहीं ना कहीं इसके शाहीन से संबंध बताए जा रहे हैं। शाहीन के संबंध में लगातार ये बना हुआ था, शाहीन और परवेज अंसारी के। तो कुल मिलाकर इस पूरी घटनाक्रम में जो सारे मॉड्यूल्स जितने हैं उन सब के किस तरीके की गतिविधियां थी, माना यह जा रहा था कि इन लोगों ने मिलकर एक ईमेल आईडी बना रखी थी और इस ईमेल आईडी में जो भी मैसेज देना होता था एक दूसरे को वो सेंड नहीं किए जाते थे। उसी ईमेल आईडी के पासवर्ड सभी के पास रहते थे और वो पासवर्ड में खाली ड्राफ्ट में वो मैसेज डाला जाता था जिसको व्यक्ति पढ़कर उसको डिलीट कर दिया करते थे। इन तमाम सारी चीज़ों निकल कर आ रही हैं और सबसे बड़ी बात कि इन लोगों को ले जाया गया है। और अब जब जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ यूपी एटीएस की जो इन्फॉर्मेशन है वो जब शेयर की जाएंगी तो तमाम सारी चीज़ें और काफ़ी निकल कर सामने आएंगी। क्या कुछ इरादा था शाहीन के बारे में, उसके तलाकशुदा पति ने भी बताया कि वो काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी महिला थी। इससे पहले वो कानपुर में लंबे समय तक रही थी, वहाँ पर उसने नौकरी की थी। तो उसके बाद से यहाँ पर कानपुर में भी कई जगह उसके संबंध तलाशने की कोशिश की जा रही है और राजधानी लखनऊ में भी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो शाहीन का भाई परवेज था, जब सबसे पहली गिरफ्तारी आदिल की होती है और आदिल की गिरफ्तारी के बाद वो कहीं ना कहीं डर जाता है, जिसके बाद 7 नवंबर को ही वो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी जहाँ पर वो
असिस्टेंट प्रोफेसर था वहां पर वो इस्तीफा अपना भेज देता है। कहीं ना कहीं उसको डर था कि अब पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा शाहीन की गिरफ्तारी के बाद। शाहीन की गिरफ्तारी खुफिया विभाग की सबसे बड़ी कामयाबी थी। इतना बड़ा विस्फोटक मिला, वहां पर विस्फोटक सामग्री मिली, और खास तौर से अगर बात करें तो जो हथियार मिले, इन सब चीज़ों से स्पष्ट होता है कि इन लोगों के इरादे काफ़ी खतरनाक थे। जो अभी सूत्रों के जानकारी मिल रही है कि कहीं ना कहीं इन लोगों की तैयारी पिछले कई महीनों से चल रही थी। आने वाले दिसंबर तक कुछ बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की इनकी प्लानिंग चल रही थी, लेकिन वो प्लानिंग पूरी तरीके नाकाम हो गई। सुरक्षा एजेंसियों ने, यूपी एटीएस हो, गुजरात एटीएस हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, इन लोगों की इस एक्शन भरी कार्रवाई से ये पूरा महकमा घबरा गया। और कहीं ना कहीं शाहीन को जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जैश की यहाँ की कमांडर थी और उसी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी किस तरीके से अपने ग्रुप को सक्रिय करना है, लोगों को जोड़ना है और सारी प्लानिंग जो करनी है, प्लानिंग को कैसे जमीन पर करना है और ये घटनाओं को अंजाम देना है, और साथ साथ नए लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम शाहीन कर रही थी। आप बने रहिए हमारे साथ। इससे पहले हम इस मामले में बता दें कि कानपुर के एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर उमेश्वर ने क्या कुछ कहा है वो आपको दिखाते हैं। डॉक्टर उमेश्वर पांडे ने क्या कहा है वो आपको दिखाएंगे। का नाम डॉक्टर आरिफ है, आमिर नहीं है। तो वो अभी 3 महीने पहले नीट सुपर स्पेशलिटी हम लोग का ऑल ओवर इंडिया कंपटीशन होती है, जिसमें कि सारे जो एमडी करने के बाद छात्र होते हैं वो एक कंपटीशन होती है, जिसके थ्रू इन्होंने यहाँ की काउंसलिंग में कानपुर कार्डियोलॉजी ऑप्ट किया और यहाँ 3 महीने पहले ज्वाइन किया। कल रात में उनसे पूछताछ के लिए उनको ले गए हैं। तो अभी पूछताछ वाली स्टेज है, अभी हम लोग को भी कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं है और बाकी जैसे इंक्वायरी पूरी होगी वैसे बताया जाएगा कि क्या है। और हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, किस तरह से गहन पूछताछ अब लगातार चल रही है और जो लोग इन लोगों के संपर्क में थे, क्योंकि एक पैटर्न जो है वो डॉक्टर्स का इसमें नजर आ रहा है, तो किस तरह से इसमें जांच आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल रमा, सबसे बड़ी बात इस चीज़ में देखने को मिल रही है इस पूरे घटनाक्रम में कि सफ़ेद पोस्ट लोगों को, व्हाइट कॉलर लोगों को लिया गया है। ज़्यादातर लोग डॉक्टर हैं, डॉक्टरी पेशे से हैं और ये वो लोग होते हैं जिनका समाज में एक इज्जत होती है, इनको आने जाने में कहीं तकलीफ नहीं होती है, इनकी एक सामाजिक रूप से पहचान होती है और इनको कहीं भी रोका नहीं जाता है, क्योंकि डॉक्टरी पेशा ऐसा होता है। ऐसे में ये कहीं ना कहीं अगर कहा जाए इस तरीके का जो आतंक फैलाने की जो साजिश है, जो विध्वंसकारी काम किए जाने की प्लानिंग थी, उसमें इस शाहीन को ग्रुप का लीडर बनाया गया और शाहीन लोगों को जोड़ती थी। और डॉक्टर मुजम्मिल के साथ मिलकर इसने कई कार्रवाई आने वाले समय में प्लान कर रखी थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। उससे पहले ही हमारी एजेंसी उन तक पहुंच गई और इतनी बड़ी विस्फोटक सामग्री को पकड़ लिया गया है। अब उससे जुड़े हुए तार, चाहे वो शाहीन का भाई हो, चाहे डॉक्टर आरिफ हो, इन लोगों से आमने सामने बैठकर जब पूछताछ की जाएगी और सारे बैकग्राउंड तलाशे जाएंगे, साथ साथ एटीएस ने वहां से इनका लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन भी जब्त किया है। इन सारी सामग्री, उन दस्तावेजों से जब मिलान किया जाएगा तो तब आने वाले समय में जो इनके और लोग जुड़े हुए हैं, जो इनके कहीं ना कहीं छुपे हुए लोग रहते हैं, जो समाज में एकदम सामान्य से दिखते हैं, उन लोगों की धरपकड़ हो सकती है। इसके बाद ये कार्रवाई तेजी से की जा सकती है, क्योंकि ये एक विशेष वर्ग के से होते हैं, इनकी पहचान छुपा के रखते हैं, समाज से कटे कटे रहते हैं। हमने देखा था परवेज अंसारी के बारे में भी यही जानकारी निकल कर आई थी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से कि पहले तो वो पैंट शर्ट पहन के रहता था, लेकिन पिछले 3 सालों से जब तक शाहीन ने जब उसका ब्रेन वॉश किया उसकी बहन ने, उसके बाद से वो लंबी लंबी दाढ़ी रखाने लगा, कुर्ता पजामा और टोपी पहन कर रहने लगा और एकांत में ही रहता था। वो ज़्यादातर वो ओपीडी भी नहीं देखता था। तो वो इस तरीके से ये लोग रहते हैं, इनकी जो प्लानिंग करते हैं, इनके ग्रुप के मुखिया इनको एक टास्क देते हैं और इसको पूरा करने में ये लोग लग जाते हैं। तो ये बड़ी बात थी कि सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता से इन लोगों तक अब पुलिस पहुंच गई है। इससे पहले भी गुजरात एटीएस ने जब आज़ाद को गिरफ्तार किया था, जो शामली का रहने वाला है, इन सब लोगों की जब एक साथ पूछताछ होगी और सारी बातें निकल कर सामने आएंगी, यूपी एटीएस हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो, फरीदाबाद पुलिस हो या एनआईए हो, इन सब की जब साझा जानकारी के बाद तमाम सारी चीज़ें निकल कर आएंगी और इनसे जुड़े तमाम सारे मॉड्यूल्स का और खुलासा होगा और उन लोगों को धरपकड़ की जाएगी। इस पूरे सिस्टम को खत्म किया जाएगा। जी बिल्कुल विकास, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम अपने दर्शकों को बता देते हैं, दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ कुलगाम और शोपिया जैसे इलाकों में तलाशी अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई का उद्देश्य पाकिस्तान से सक्रिय जम्मू कश्मीर के मूल निवासियों के रिश्तेदारों की संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाना, संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में जानकारी जुटाना और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा
सुरक्षा कड़ी करना है। कुलगाम में प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी के खिलाफ भी एक्शन हुआ है। इस बड़ी कार्रवाई में कुलगाम पुलिस ने जिले भर से 200 से अधिक जेईआई ठिकानों पर छापे मारे हैं। वहीं पुलिस ने शोपियां जिले में जमाते इस्लामी के सदस्यों और ओवरग्राउंड वर्कर समेत संदिग्ध राष्ट्र विरोधी तत्वों को निशाना बनाकर व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया है। पुलिस ने कहा है इस अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में विध्वंसक गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे संवाददाता विकास सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जावेद भी हमारे साथ अनंतनाग से जुड़े हुए हैं। दिवांशु भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। जावेद, किस तरह से छापेमारी का पूरा अभियान चल रहा है और किस तरह से वहां पर लगातार पुलिस का तलाशी अभियान जारी है? कौन कौन से इलाके हैं? बिल्कुल, अगर हम आज की बात करें, आज के डेट में 13 जगहों पर सीआईके ने जो रेड्स की हैं, और ये रेड्स कहां पे होती है? जो जैश मोहम्मद के जो OGWs होते हैं, जमात इस्लामी के जो कार्यकर्ता होते हैं, या उन लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई होती है, वहां पे ये रेड्स होती हैं जो किसी न किसी तरह से कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट उनकी होती है, चाहे OWGs हो या कोई और तरह से उनकी कार्रवाई, उनकी इन्वॉल्वमेंट ऐसे केस में होती है, तो वहां पे सीआईके की रेड्स होती हैं। अब अगर हम रेलवे स्टेशन की बात करेंगे, बस स्टैंड की बात करेंगे, होटल्स की बात करेंगे, जगह जगह पे जो है पुलिस जा रही है, सीआईके के लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति वहां पे तो नहीं है जिसके तार इस एपिसोड से कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। और अनंतनाग से जब डॉक्टर आरिफ जो अनंतनाग का है, उसको गिरफ्तार करना इसी की एक उपलब्धि है कि कहां से कहां ये तार जुड़ा हुआ है। डॉक्टर्स की एक टीम, जैसा कि अभी आपने कहा कि लगे हुए हैं, किस तरह जो एक षड्यंत्र हुआ, और जो आज सुबह ही जो पता चला हमें, डीएनए रिपोर्ट जो आई कि उमर जो है वो इसमें अच्छी तरह से वाबस्ता है, इसमें वो इन्वॉल्व है इस सुसाइड में। तो कहीं ना कहीं जो सीआईके और पुलिस जो है जगह जगह ये लोग जा रहे हैं और रेड्स कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, और जो सिम प्रोवाइडर्स है उनको कहा जाता है कि आप पूरी डिटेल्स रखें, और जो होटलियर्स है उनको कहा जाता है कि आप पूरी डिटेल्स रखें, जो भी आपके होटल में आए। दुकानदारों से पूछताछ की जा रही है और जगह जगह पे। और एक और बात यहाँ पे आपको मैं आपके सामने साझा करूं कि जो कश्मीरी लोग हैं वो इसके खिलाफ हैं, वो इसको कंडेम करते हैं। जगह जगह पे कैंडल जो है मार्च हो रहा है, चाहे श्रीनगर की बात करें, बड़गाम की बात करें, या फिर और जगहों की बात करें, लोग इसको कंडेम कर रहे हैं। और अभी पूरी तरह से कोई पुलिस की तरफ से कोई प्रेस नोट नहीं आया है कि कौन कौन इन्वॉल्व है और क्या क्या कहां पे कुछ हुआ है, लेकिन ये अभी संदेह है कि बहुत सारे लोग इस नेटवर्क में शामिल हो सकते हैं। डॉक्टर्स की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त हमारे सामने आई है। अनंतनाग से एक डॉक्टर जो है डॉक्टर आरिफ, जिनको आज गिरफ्तार किया गया, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट इसमें नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं से जो तार कहां से जुड़े और क्या कुछ करना इनको आगे था, उसको एक विराम लगा हुआ है। जब जम्मू कश्मीर की पुलिस है, बाकी पुलिस जो है कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है, चाहे वो पंजाब पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, दिल्ली की पुलिस हो, सब लोग एक कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं ताकि पता लगाया जाए कि तार कहां से कहां जाते हैं और कौन लोग हैं जो इनको रिक्रूट करते हैं, और क्यों ये हाई कॉलर सोसाइटी के लोग, डॉक्टर्स, क्यों इस तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं और कितने लोगों को ये रिक्रूट कर रहे हैं। ये बाद में बात पता चलेगी। अभी ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि आज सुबह से ही जो है 13 जगहों पे सीआईके की जो है रेड्स हुई हैं, और ये रेड्स इसके मैंने बताया कि जो जमात इस्लामी के कार्यकर्ता है उनके घरों पे हो रही है, जैश मोहम्मद के जो OWG वर्कर्स है उनके घरों पे हो रही है, और जगह जगह पे नाके लगाए गए हैं पुलिस की तरफ से, रेलवे पुलिस की तरफ से, या फिर जितनी भी एजेंसीज है वो जगह जगह पे नाके लगा रही है, और कोशिश की जा रही है एक कलेक्टिव एफर्ट, चाहे पुलिस हो या बाकी एजेंसीज हो, एक कलेक्टिव एफर्ट के तहत कोशिश ये की जा रही है कि सही आदमी को पकड़ा जाए, इस नेटवर्क को जो है कोलैप्स किया जाए ताकि सही आदमी तक पहुंचा जाए और कल्प्रिट को सामने लाया जाए। लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा, कौन लोग और इसमें शामिल हो सकते हैं, ये बाद की बात है। लेकिन फिलहाल के लिए यह है कि जगह जगह साउथ कश्मीर में, अनंतनाग में, पूरे कश्मीर में सीआईके रेड्स हो रही है और कोशिश की जा रही है कि और लोगों को जो है पकड़ा जाए
ताकि इस नेटवर्क को जो है संदिग्धों की जांच हो रही है और जांच एजेंसियां तमाम जगहों पर जो है अपने प्रक्रिया में लगातार जो है जांच प्रक्रिया लगातार जारी है। और अभी हम अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली कार ब्लास्ट केस में जो बड़ा खुलासा हुआ है उसमें सोमवार की शाम को चांदनी चौक पर लाल किले के पास धमाके वाली कार में आतंकी डॉक्टर उमर खुद मौजूद था। उसने कार में ही खुद को उड़ा लिया। डीएनए टेस्ट से इस बात की पुष्टि भी हो गई है। इससे यह भी साफ हो गया है कि आतंकी उमर जानबूझकर बम धमाका करना चाहता था। दिल्ली धमाके को लेकर सरकार अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद उमर पेशे से डॉक्टर है जो जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला है। जांच एजेंसियों को शुरू से ही शक था कि हमलावर डॉक्टर उमर ही था जिसने विस्फोट से ठीक 11 दिन पहले हमले में इस्तेमाल की गई सफेद Hyundai i20 कार खरीदी थी। वो फरीदाबाद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का प्रमुख सदस्य था और फरार चल रहा था। पुलवामा के संबूरा निवासी उमर के परिजनों से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूछताछ की। उमर की मां और भाई ने डीएनए सैंपल दिए थे जो ब्लास्ट में इस्तेमाल कार के मलबे से मिले अवशेषों से मैच कर गया। इससे स्पष्ट हो गया है कि उमर ही कार चला रहा था। दिल्ली में हुए ब्लास्ट में इसी की कार का इस्तेमाल किया गया। उमर पर फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े होने का शक भी है। धमाके वाले दिन शाम को 6:30 पर यह कार लाल किला पार्किंग से बाहर निकली और लाल किले की तरफ आगे बढ़ी और करीब 24 मिनट बाद यानी 6:52 पर रेड लाइट के पास चलती कार में धमाका हुआ। धमाके के अब तक कई सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ चुके हैं। तो तमाम पहलुओं से इस पर जांच की जा रही है और जांच एजेंसियां संयुक्त रूप से काम कर रही हैं। हमारे संवाददाता दिवांशु भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। दिवांशु, जिस तरह से अब तमाम एजेंसियां मिलकर इसमें काम कर रही हैं और लगातार जो बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और जो अनुमान पहले लगाए जा रहे थे उनकी पुष्टि भी हो रही है, उसको देखते हुए जो जांच है वो किस दिशा में आगे बढ़ रही है? किस तरह से जो तमाम संदिग्ध हैं उनके डेटा मैच किए जा रहे हैं, क्योंकि जो लोग पकड़े गए हैं उनके पास से बहुत सारा संदिग्ध डेटा भी मिला है। किस तरह के संपर्क हो सकते हैं, क्या कुछ बताया जा रहा है इस बारे में? जैसे जैसे पुलिस ने आगे इन्वेस्टिगेशन की कड़ियां जोड़ी, इनपुट जुटाए, उसके बाद ये केस कहीं ना कहीं अब खुलता हुआ नजर आ रहा है। डीएनए जिस तरीके से मैच हुआ है, जो कार में शख्स था वो उमर ही था, ये साफ हो गया है। और कहीं ना कहीं उमर का जो बॉडी पार्ट्स पुलिस को बरामद हुए उससे उसकी मां के और भाई के जो डीएनए सैंपल्स दिए गए थे उसको मैच कराया गया है। और कहीं ना कहीं अब पुलिस को एक लाइन मिल गई है, एक ट्रैक मिल गया है कि किस ट्रैक पर अब इस इन्वेस्टिगेशन को करना है। क्योंकि शुरुआत में होता यह है कि जब इस तरह का कोई टेररिस्ट इंसिडेंट होता है या फिर कोई भी इंसिडेंट होता है तो पुलिस के लिए ब्लाइंड होता है और पुलिस अलग अलग मॉड्यूल पर अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है। लेकिन अगर एक मॉड्यूल का चीजें साफ हो जाएं तो उसी लाइन पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके आगे अपनी तमाम चीजें जो हैं वो बढ़ाती है। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो पुलिस को अब मिलता हुआ नजर आ रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि न केवल ये i20 कार बल्कि उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में ये भी पाया कि एक लाल रंग की इको स्पोर्ट गाड़ी है जिसको पुलिस ने बरामद कर लिया। और अब तीसरी गाड़ी जो है वो सामने आती है, एक ब्रेजा गाड़ी। ब्रेजा गाड़ी के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पुलिस को पता चला कि एक ब्रेजा गाड़ी भी है जो कि इस मॉड्यूल द्वारा इस्तेमाल की जा रही थी। हो सकता है कि उसका इलीगल एक्टिविटी में शामिल हो सकती है, जिसके बाद अब वो ब्रेजा गाड़ी भी पुलिस ने बरामद कर ली है। तो ये 2-3 चीजें अपडेट इस पूरे मामले में है। तीसरी बड़ी बात यह है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में बड़ी लगातार जो है इस पूरे मामले में जुड़ती हुई नजर आ रही है। मुकेश भी हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह का ये पैटर्न नजर आया है, डॉक्टर का जो पेशा होता है बहुत ही सम्मानजनक होता है और उस पर कोई शक ना करे, इस वजह से पूरी संभावना लगती है कि इस पेशे की आड़ में, इसकी आड़ लेकर आतंकी गतिविधियों को जो अंजाम देने की साजिश रची जा रही थी, एक बड़ा खुलासा इसमें भी हुआ है। बड़ी बात यह है कि ये और लोगों का भी ब्रेन वॉश कर रहे थे, तो उस दिशा में किस तरह से पहचान की जा रही है, जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो किस तरह से तलाशे जा रहे हैं और तमाम जो वस्तुएं उनके पास से मिली हैं, जो फोन है, जो लैपटॉप है, जो डेटा उनके पास से मिला है, उन्हें किस तरह से डिकोड किया जा रहा है?
रमा बिल्कुल सही कहा। इनके पास से जो भी दस्तावेज थे उनकी जांच की जा रही है और इनसे जो इन्होंने आपस में कन्वर्सेशन करी है, एक डायरी मिली है जिसमें उमर और उसके जो सहयोगी हैं उनकी जो बातचीत है वो लिखी गई है, कुछ कॉन्टैक्ट नंबर हैं और जो इसमें स्टूडेंट थे वो साउथ कश्मीर से आते थे, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट अनंतनाग से आते थे और यहाँ पढ़ रहे थे। और इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जो भी यूथ था कहीं ना कहीं शाहीन शाहिदा का जो हमारे सहयोगी ने बताया उसका एक यही काम था, जैश की तरफ से जैसा उसका लिंक बताया जा रहा था, यहाँ आकर के उसको अपने सदस्यों को और बढ़ाना था, व्हाइट कॉलर को सामने लेकर के आना था ताकि ज़्यादा लोग उन पर शक ना कर पाएं। जैसा उन्होंने बताया कि आरिफ जो था वो पहले बिना बियर्ड के रहता था, कोट पैंट पहनता था, फिर उसने अचानक ही अपनी पोशाक बदली और ये आमतौर पर पब्लिक से हट करके बात करते हैं, कहीं ना कहीं शांत माहौल में चले जाते हैं और वहां से सारे के सारे मॉड्यूल को ऑपरेट करते हैं। और जिस तरह से मैंने बताया ये एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे थे जिससे चैट करते थे, बात करते थे ताकि इनका डाटा ना पकड़ में आए। अब जो डाटा इनके पास से मिला है और जो इनके सहयोगियों के आपस में कन्वर्सेशन है उनको डिकोड किया जाएगा और जहां भी इनके तार हैं वहां तक जाने की कोशिश जाएगी। एनआईए जो है वो हर एस्पेक्ट्स पे काम करेगी क्योंकि गृह मंत्री ने पहले दिन ही साफ कर दिया था किसी भी पहलू को छोड़ा नहीं जाएगा, हर एंगल की जांच की जाएगी। और जैसा कल प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात की एलएनजेपी में, उससे पहले उन्होंने भूटान दौरे पर जाते ही बोला कि ब्रॉट टू जस्टिस किया जाएगा, यानी हर किसी को कटघरे में ला करके खड़ा किया जाएगा और उससे जवाब मांगा जाएगा। जो भी संगठन इसके खिलाफ था, इसके पीछे था, साजिश करता था, उसको भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो जो भी बेकसूर थे, जो तस्वीरें थी वो काफी भयानक थी, भयावह थी, उनको न्याय जरूर दिलाया जाएगा। और ये जो देखिए पूरा गैंग है, लगातार छापेमारी चल रही है, पहले सहारनपुर से आती है, फिर दूसरी गिरफ्तारी फरीदाबाद से होती है, यानी तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। हम बता दें दर्शकों को, दिल्ली में लाल किले के बाहर कार में हुए धमाके के बाद फरीदाबाद से आतंकी साजिश के तार जुड़ने का खुलासा होने के बाद फरीदाबाद पुलिस ने बाहरी वाहनों की जांच तेज कर दी है। इसके साथ ही पुलिस अब बाहरी लोगों पर भी अपनी निगरानी बढ़ाएगी। फरीदाबाद के खंदावली गांव में एनएसजी टीम स्निफर डॉग के साथ जांच करने पहुंची। पुलिस ने यहां से लाल रंग की इको स्पोर्ट कार जब्त की है। इस कार के दिल्ली विस्फोट मामले में संदिग्ध डॉक्टर उमर उन नबी से जुड़े होने का संदेह है। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में एनआईए, एसटीएफ, यूपी एटीएस, हरियाणा पुलिस, फरीदाबाद स्पेशल सेल और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें पहुंची। इस दौरान सभी फैकल्टी और छात्रों से पूछताछ की गई, साथ ही यूनिवर्सिटी के हर हिस्से की तलाशी ली गई है। दिवांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवांशु, लगातार हम बात कर रहे हैं फरीदाबाद एपिसेंटर इस पूरे मामले में जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा था और अब उसकी पुष्टि भी हो रही है। किस तरह से जो बाहरी वाहन हैं उनकी जांच हो रही है और तमाम राज्यों की पुलिस वहां पहुंची, किस तरह से वहां पर एक जो कहते हैं कि बेहतर बड़ा सुरक्षा ग्रिड है वो बना दिया गया है और उसके तहत जांच हो रही है। किस तरह से लोगों से वहां पर बातचीत की जा रही है जो इनके संपर्क में थे? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है एक कहीं ना कहीं एपिक सेंटर के तौर पर जो है वो सामने आया है और यही वजह है कि न केवल एनआईए, फरीदाबाद पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल वहां पहुंची है और वहां पर अलग अलग जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो प्रोफेसर हो या फिर कॉलेज मैनेजमेंट के लोग हों। और अब तक जो हमारे पुलिस के सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि 60 से 70 लोगों से अब तक पूछताछ हो चुकी है। कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है जिनके ऊपर ज्यादा शक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको और देना चाहूंगा कि जो ब्रेजा गाड़ी का जिक्र हो रहा था वो ब्रेजा गाड़ी तो पुलिस ने बरामद कर ली है, लेकिन इसके अलावा वो इको स्पोर्ट गाड़ी जो कि लाल रंग की है उसको किसने वहां पर पार्क किया था एक गांव में, उसके से जुड़ा भी एक शख्स को पुलिस ने जो है वो हिरासत में लिया है। फहीम उसका नाम बताया जा रहा है और कहीं ना कहीं अब फहीम से पूछताछ की जा रही है और फहीम कहीं ना कहीं पुलिस को उमर का लॉजिस्टिक प्रोवाइडर लग रहा है। हालांकि पुलिस अभी तक इस पर कुछ भी कहने से बच रही है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर सामने नहीं आया है कि फहीम को पुलिस ने अरेस्ट किया है या नहीं किया, लेकिन इतना जरूर है कि फहीम जो है एक लॉजिस्टिक प्रोवाइडर के तौर पर उसको देखा जा रहा है। इसके अलावा कहीं ना कहीं अब जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है उसकी एस्टेब्लिशमेंट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वहां पर उन्होंने कुछ फर्जी कागजात जो हैं वो दिखाए हुए हैं, ये बात भी अभी सामने आ रही है और कहीं ना कहीं अंडर द क्या नई जानकारी आपके पास है इस वक्त?
ऐसा निर्देश दिया हुआ है कि जाओ एक खास समुदाय के लोगों। हाँ बिल्कुल रमा, आप देखिए मेरे ठीक पीछे ये तस्वीरें, यहाँ पर एक बार फिर से दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो पहुंच चुकी है अपने सीनियर्स के साथ। और देखिए इनके सबके हाथ में ब्लैक पन्नी है और सबने हाथ में ग्लव्स पहन रखे, यानी एक बार फिर से ये यहाँ पर जांच करने आई इन गाड़ियों की, जो गाड़ियाँ उस दिन धमाके के वक्त यहाँ पर मौजूद थी। अभी भी ये गाड़ियाँ यहीं हैं और इस वाइट जो पूरा का पूरा कपड़े से ढका हुआ है, इसके पीछे वो बस है, गाड़ी है। यानी एक बार फिर से जांच तेज करते हुए यानी कुछ और खंगालने की कोशिश की जा रही है। एनआईए की टीम भी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आई थी, तो इनको इसके लिए पहले से ही सूचना मिल गई थी कि कुछ और पार्टिकल्स यहाँ मिल सकते हैं इस बॉम्ब से जुड़े हुए, तो उन पे तलाश की जाए। मैं अपने कैमरामैन मोंटी से कहूँगा इसको क्लोज करके दिखाएं कि क्या ये यहाँ पर ढूंढने के लिए आए हैं। ये देखिए यही है कि लगातार अभी तक इस स्पॉट को खाली नहीं किया गया है। 10 तारीख से लेकर के और 13 तारीख हो गई, अभी आगे कितने दिन और यहाँ पर जांच चलेगी, क्योंकि कुछ कुछ करके यहाँ मिल रहा है। आज तीसरे दिन भी कुछ बॉडी पार्ट्स भी देखने को मिले जो उस समय डिस्ट्रॉय हुए थे, और ये ऐसा कहा जा रहा है कि वो जो पार्ट था कहीं उम्र का ही तो नहीं है, उसकी शर्ट और उस बॉडी पार्ट पे लिपटी हुई शर्ट जो थी उसका रंग क्या एक था। ये देखिए ये पुलिस अधिकारी जो है वो दोबारा जा करके एक एक चीज को फिर से तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कोई और भी यहाँ पर सबूत जो है इनको इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि इसको ढूंढना है, इसमें इनको बताया गया होगा कि इस तरह की कोई चीज हो सकती है, क्योंकि अभी भी तीसरे दिन तक भी काफी चीजें मिली। मैं बाजार के अंदर भी गया था, बाजार अमूमन पीछे की तरफ थोड़ा खुला हुआ है लेकिन इधर अभी भी बंद है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर पुलिस और जो अन्य एजेंसियां हैं वो लगातार काम कर रही हैं, और बार बार जैसे गाड़ियों की बात हो रही है, क्योंकि ये पूरा मॉड्यूल जो था एक गाड़ियों से कहीं ना कहीं कनेक्ट होता दिखाई दे रहा है। 3 से 4 गाड़ियां अभी तक बरामद हो चुकी हैं। इन गाड़ियों में भी क्या कोई ऐसी संदिग्ध गाड़ी थी? वहां देखिए वो पिंक कलर की टी शर्ट वाला व्यक्ति गाड़ी की तलाश कर रहा है, यानी गाड़ियों से भी जांच की जा रही है लगातार। ये गाड़ी किसके नाम पे है, कौन यहाँ खड़ी करके गया था, और जिस पार्किंग से इस गाड़ी को उमर ने निकाला था उसकी भी जांच की जा रही है। देखिए आप साफ तस्वीरें एक्सक्लूसिव देख सकते हैं हमारे इसी चैनल पर, और ये देखिए ये इनके हाथ में ब्लैक कलर की पन्नी है, एविडेंस यहाँ से जुटाने की कोशिश की जा रही है। आरपीएफ भी इनके साथ यहाँ मौजूद है। तो लगातार जांच का दायरा जो है वो पूरे हिंदुस्तान में बढ़ाया जा रहा है। तमाम एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही हैं, लोगों से पूछताछ कर रही हैं, डिटेन कर रही हैं, गिरफ्तारी कर रही हैं। और ये देखिए तमाम इंस्पेक्टर रैंक के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर हैं और उनके साथ उनकी टीम यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह से इस पूरे एरिया को जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। ये कम से कम 4 से 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, ये दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर किसी को देखिए वो डॉग्स को भी लेकर के आए हैं, जो डॉग स्क्वाड है वो भी आ गया है सामने। और ये पिंक कलर की जैकेट्स में जो एजेंसीज हैं, ये दूसरी एजेंसीज लगातार दिल्ली पुलिस के साथ काम कर रही है, यानी एक बार फिर से इस जांच को तेज कर दिया गया है। ये देखिए रमा, ये वो ही सबूत हैं, क्योंकि आज जिस तरह से कुछ यहाँ पर और अवशेष मिले, कुछ और चीजें मिली, तो निश्चित तौर पर अभी यहाँ पर काफी सबूत हो सकते हैं। और उमर की जिस तरह से यहाँ पर तस्वीरें, वो मस्जिद में गया, नमाज पढ़ता है, मस्जिद रोड पे उसका रोल मिलता है, और उसके बाद वो इसी पार्किंग में कई घंटे रहता है और इसी रेड लाइट से यू टर्न करके लेके आता है जहां वो पुलिस का बैरिकेड, और यहाँ पर अपने आप को ब्लास्ट कर देता है। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये दिखा रही हैं कि अभी भी कुछ ना कुछ सबूत है यहाँ पर। एजेंसी उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है। देखिए सबके हाथ में ब्लैक कलर की पॉलिथीन्स हैं, और वो देखिए वो डॉग स्क्वाड जो है वो स्पेशली जो है तमाम गाड़ियों को दिखा रहा है। और उसके लेफ्ट साइड में आप देखेंगे वो तमाम मार्केट जो है बंद है। अभी मैं थोड़ी देर पहले उस मार्केट की तरफ से हो करके आया था, और वहां पर मैंने देखा कि लोग इक्का दुक्का ही घूम रहे थे, यानी पुलिस वहां पर भी तलाश कर रही थी। ये ब्लैक कलर की पॉलिथीन ये हाथ में ले करके आगे की तलाश बढ़ा रही है। और गाड़ियों पर जैसे जो सारा का सारा पहले अल्फला यूनिवर्सिटी पर केंद्र होता है सारा का सारा मॉड्यूल, और उसके बाद गाड़ियां जिस तरह से एक एक करके सामने आ रही हैं। क्या और भी गाड़ियां इन्होंने खरीदी? जिस तरह से कल अमित को गिरफ्तार किया गया था डीलर को, उसने बताया कि वो गाड़ी जरूर खरीदी गई थी लेकिन उस समय उम्र नहीं था, कोई और उस गाड़ी को लेकर के गया था। तो क्या और भी गाड़ियां ऐसे खरीद करके रखी गई हैं? ये देखिए ब्लैक कलर की ये जो पॉलिथीन है ये ले करके, यही वो जैन मंदिर है जहां पर इस गाड़ी के अवशेष मिले थे। इस मंदिर को कल साफ किया गया, लेकिन अभी भी देखिए मंदिर के आसपास भी जा करके यहाँ पर मंदिर को इस तरफ से बंद कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर गाड़ियों के पार्टिकल्स भी मिले थे और अभी चीजें जो हैं वो इनको बताई गई होंगी। जरूर ऐसे कोई एलिमेंट जो हैं वो इनको बताए गए होंगे और यहाँ से वो उसको ढूंढने के लिए पहुंचे हुए हैं। वहां से मिल सकती हैं जो कि संदिग्धों की पहचान करा सकते हैं और इसमें किस तरह के नए खुलासे हो सकते हैं। मुकेश, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, दिव्यांशु आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े रहेंगे और तमाम खबरें भी इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन मिड डे प्राइम में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ।
क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। तो हम बता रहे हैं, दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों को मिल रही है बड़ी कामयाबी और कई बड़े खुलासे हुए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने कल अल कायदा गुजरात आतंकी साजिश मामले में देश के 5 राज्यों के 10 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। और लगातार जो हम दिल्ली ब्लास्ट की बात कर रहे हैं और उसमें जिस तरह से जांच एजेंसियां संयुक्त रूप से आगे बढ़ रही हैं और लगातार जो है तमाम खुलासे हुए हैं, लगातार जो है संदिग्धों की पहचान की जा रही है और जो गुनहगार हैं उन्हें पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। हमारे तमाम संवाददाता देश भर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। विकास, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लखनऊ और फिर कानपुर लगातार जो है वहां पर जांच एजेंसियां बनी हुई हैं, ये जो लोग वहां से पकड़े गए हैं, इनमें जो अभी इनकी जो साजिश का जो खुलासा हुआ है वो हुआ है, लेकिन किस तरह की इनकी दिनचर्या थी, क्या कुछ कहना है वहाँ पर जो इनके साथ जुड़े हुए वहाँ पर लोग थे जो इनके साथ काम करते थे, क्या कुछ इनके बारे में और ज़्यादा पता लग पाया है? देखिए, लखनऊ से जो पकड़े गए परवेज अंसारी की बात अगर करें, चूँकि वो शाहीन का भाई है, परवेज हाई स्कूल से लेकर MBBS तक फर्स्ट डिवीज़न नंबर पाया है, लेकिन उसके बाद उसकी बहन ने जब उसका ब्रेन वॉश किया तो उसके बाद से उसकी दिनचर्या में बदलाव आया। जब इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में शुरुआत में वो प्रैक्टिस करता था वहाँ पर, तो वो पैंट शर्ट में रहता था, साधारण रूप रहता था उसका, लेकिन उसके बाद पिछले 2.5 सालों से उसका रूप तक बदल गया। वो सर पे टोपी, कुर्ता पैजामा और लंबी दाढ़ी रखाने लगा और इसके साथ साथ वो लोगों के साथ नहीं रहता था, समूह में नहीं रहता था, वो अकेले ही रहता था। इवन कि वो वॉक करने भी अगर निकलता था तो वो एकांत में निकलता था। वहीं डॉक्टर आरिफ जो कानपुर से जिनको पकड़ा गया है, वो अभी 3 महीने पूर्व ही इनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था, कश्मीर के अनंतनाग से हैं और इनके बारे में बताया जा रहा था ये भी काफ़ी शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। इन सब लोगों की सबसे बड़ी खास बात होती है कि बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल, और हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। लाल किले पर ये वही जगह है जहां बिल्कुल रमा, देखिए अभी भी ये जांच जो है ये लगातार चल रही है और एक बार फिर से इस पूरे स्ट्रेच को खंगाला जा रहा है। यानी दिल्ली पुलिस की टीम और NIA की टीम, आपने जिस तरह देखा पीछे गाड़ियों को खंगाल रही है, देखिए हर एक जगह पर, क्योंकि यहाँ सुबह के वक्त कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स मिले थे जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। इतनी दूर तक इस धमाके का इम्पैक्ट था कि वो यहाँ तक आकर के गिरे। और देखिए SHO रैंक के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और ये देखिए सबके हाथ में ब्लैक कलर की पॉलिथीन है और ये सब लोग इसको सर्च कर रहे हैं। तमाम यहाँ पर देखिए ये मीडिया जो है इन सबको कवर कर रही है। क्या कुछ यहाँ पर इनके हाथ लग रहा है, इनको क्या बताया गया, क्या कुछ ऐसा हो सकता है, कौन से ऐसे और सबूत हैं जिसको जुटाने की यहाँ कोशिश की जा रही है। यानी हर एक मॉड्यूल पर जांच तेज कर दी गई है और लगातार ये जो है जांच ये इसी तरह से आगे बढ़ाई जा रही है। और ये पूरा स्ट्रेच आप देखिए आगे तक बंद कर दिया गया, यहाँ पर किसी के आने जाने की कोई भी अनुमति नहीं है। यानी अभी इनको आगे से और इनपुट मिले कि यहाँ कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा इलाका और जो ब्लास्ट हुआ उसकी जो धमाका था बहुत तेज़ था, तो कई जगह गाड़ियों के टुकड़े, गाड़ियों से निकलने वाली चीज़ें गई हैं। जो उस समय इस्तेमाल एमिनेशन था वो कहाँ कहाँ गया, उसके कहाँ तक इम्पैक्ट रहे, वो सबको जांच करने की कोशिश कर रही है। तो ये एक लगातार एक बड़ा सर्च ऑपरेशन आज तीसरे दिन भी देखने को मिल रहा है। ये देखिए ये दिल्ली पुलिस की जो टीम है ये स्पेशली यहाँ पर पहुंची है फिर से एक बार इस जांच को तेज करने के लिए, और इनके हाथ क्या कुछ लगता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से तमाम मॉड्यूल्स पर बात की जा रही है, अमोनियम नाइट्रेट्स पर बात की जा रही है, क्या उसके साथ कोई और भी एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया गया था उस दिन उस धमाके में, जिस तरह से कश्मीर से मांगा गया है दिल्ली पुलिस ने कि भाई FSL ने कि आप उसको भेजिए और कुछ ही देर में या कहें कि कुछ देर बाद या आज शाम तक FSL की भी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देखने को आपको मिलेगी कि वहां पर क्या कुछ।
देखिए दुकानें भी रमा, सारी दुकानें जो है फ्रंट की, जैसा हम बता रहे थे, इनको बंद किया हुआ है एहतियातन के तौर पे, क्योंकि किसी भी तरह की कोई भी इन्वेस्टिगेशन बाधित ना हो, उस पर किसी तरह की कोई उंगली ना उठे, इस पर भी काम किया जा रहा है। यानी ये धमाका इतना इम्पैक्टफुल था कि इसकी जो गूंज थी वो काफ़ी दूर तक सुनाई दी थी। और ये देखिए हर एक जगह पर जो है वो सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तमाम जो बड़ी टीमें हैं वो एक्टिव हो चुकी हैं और वो लगातार इसी पहलू पर काम कर रही है, यानी कुछ बड़ा हाथ लगने की यहाँ पर भी संभावना है। ये सर्च ऑपरेशन इसीलिए देखिए चलाया जा रहा है क्योंकि पुलिस को पता है कि काफ़ी कुछ यहाँ हो सकता है, क्योंकि उमर की जो मूवमेंट थी काफ़ी घंटों तक यहाँ पर रही थी। उमर यहाँ काफ़ी देर तक रुका, पार्किंग में रुका, नमाज पढ़ने गया, मस्जिद में रहा, तो क्या उसने यहाँ पर कुछ और तो नहीं छुपा रखा है जिससे आने वाले दिनों में कुछ और घटना को अंजाम दिया जा चुका हो, क्योंकि वो तो इस धमाके में मारा जा चुका है, लेकिन उसने किसके इशारे पर धमाका किया इसकी भी जाँच की जा रही है। और क्या उसने ऐसा कोई एक्सप्लोसिव यहाँ तो नहीं छुपा दिया अपने किसी मेंबर को बता करके कि कहीं उसको आगे इस्तेमाल में लाया जा सके, क्योंकि बहुत सारा जखीरा जो ऑलरेडी था वो पुलिस ने पकड़ लिया है। और इस तरह से ये देखिए दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स जो हैं यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, इस पूरे के पूरे स्ट्रेच का वो जायजा ले रहे हैं। और ये इनके पास जो भी चीज़ इनको एविडेंस के तौर पर मिल रही है ये उसको कलेक्ट करके ले करके जाएंगे, क्योंकि एनआईए इसमें बहुत तेज़ी से एक्टिव हो चुकी है। कल भी एनआईए की टीम पूरे दिन थी यहाँ पर, अभी भी उनकी टीम आई है। गाड़ियों का भी वो गाड़ियों की जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर है। उसी दिन से ये गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं। ये देखिए ये बाज़ार है पीछे की तरफ का, जो थोड़े बहुत बाज़ार खोले भी गए हैं उस पर भी मुकेश ये लोग नजर बनाए हुए हैं। ये साथ ही साथ ये भी जानना बेहद जरूरी है, जिस तरह से देश भर में जो है ये जांच एजेंसी लगातार जो है संदिग्धों की पहचान करने में जुटी हुई है। इस बात का भी लगाया जा रहा है कि उमर के जो संपर्क थे, उमर जो 3 घंटे तक वहां पर रहा था, वो किससे बात कर रहा था, किसके इशारे पर जो है ये प्लानिंग थी, और क्या कुछ और राज्यों से भी ये खुलासे हो सकते हैं? जी बिल्कुल, कई राज्यों से आप देखिए इनके तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। गुजरात पुलिस की इनपुट पे पहले सहारनपुर से आदिल की गिरफ्तारी, उसके बाद मुजम्मिल इसमें शामिल होते हैं, फिर उसके बाद उमर का नाम आता है, शाहीन शाहिदा का नाम आता है, अब आरिफ का नाम आ गया, डॉक्टर मलिक को कल कश्मीर से गिरफ्तार किया गया। यानी एक एक करके ये जो व्हाइट कॉलर गैंग है ये सामने आ रही है और इसने सभी को चौंका कर रख दिया है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जाता था कि ये लोग इतनी बड़ी चेन में काम करेंगे। और कोई लोग इसमें क्यों नहीं आए, पहले ये लोग छोटे तबके के लोगों को इस्तेमाल करते थे, अनपढ़ों को इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस बार इनकी मंशा जो थी वो बड़े टारगेट पर थी, यानी पढ़े लिखे लोगों के थ्रू वो एक कम्युनिटी को बरगलाना चाहते थे। ये देखिए ये तमाम वो जांच है। तो इसी तरह से उमर क्योंकि यहाँ पर था, एनआईए ने जरूर यहाँ पर बोला होगा कि एक बार आप पूरे स्ट्रेच को करिए कवर, क्योंकि पार्किंग में कई घंटे रहा, सड़कों पर उसके विजुअल्स दिखाई दिए आपको। ये देखिए ये पार्किंग है जहाँ पर उमर की गाड़ी खड़ी थी, ये पीछे की तरफ आप पार्किंग देख सकते हैं। पुलिस इसीलिए इस तरफ वापस आई है कि ये जरूर पता लगाने की कोशिश की जाए, क्योंकि जिस दिन से गाड़ियां यहाँ खड़ी हैं उन गाड़ियों को यहीं डिटेन कर लिया गया है, आने जाने नहीं दिया जा रहा। हर गाड़ी की जांच की जा रही है और पुलिस को जरूर यहाँ से कुछ मिलने की संभावना है। इसीलिए ये बड़ा सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार देखिए ये चलाया जा रहा है, क्योंकि अगर उमर इस दौरान उस 10 तारीख को सुबह 7 बजे जब दिल्ली में आता है और यहाँ पर जो रहता है 3 बजे तक पार्किंग में, 3 से 6 बजे तक उसी पार्किंग में रहता है और इसी इलाके में वो घूमता रहता है। हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला दिखा रहे हैं उसी पार्किंग से जहां पर उमर ने ये इस कायराना हरकत को अंजाम दिया, और लगातार पुलिस और तमाम जांच एजेंसियां हर एक सबूत को खंगालने में जुटी हुई हैं। तमाम संदिग्धों की पहचान की जा रही है और तमाम एजेंसियां इस दिशा में मिलकर काम कर रही हैं। लगातार हमारे तमाम संवाददाता पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं, आगे भी ये जानकारी हम देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो है मिड डे प्राइम में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। मुकेश शुक्ला आपका, दिव्यांशु आपका, विकास आपका और जावेद आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू।
तारीख तय है। क्या होगा बिहार का फैसला? इस बार बनने वाली वहां किसकी सरकार? कौन जीतेगा सियासत की बाजी? क्या नीतीश करेंगे वापसी या तेजस्वी पलटेंगे बाजी? या फिर जन स्वराज लिखेगी एक नई कहानी? होगी हर रुझान पर नजर, मिलेगा हर सीट का अपडेट। देखिए सबसे सटीक नतीजे जनादेश 14 नवंबर दिन भर सिर्फ डीडी न्यूज पर। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। बिहार के 38 जिलों के 46 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती की जाएगी। 243 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान 2 चरणों में हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी के मुताबिक मतदान में इस्तेमाल किए गए ईवीएम और वीवीपैट को 3 परत सुरक्षा प्रणाली के तहत स्ट्रांग रूम के अंदर सील कर दिया गया है। इसके अलावा सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य पुलिस को तैनात किया गया है। इसके अलावा सीसीटीवी निगरानी और अन्य सुरक्षा प्रावधान भी किए गए हैं। विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव के लिए तैनात पर्यवेक्षक भी मतगणना प्रक्रिया की निगरानी के लिए मतगणना केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। तो किस तरह से है तैयारी? हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र और मधुरेश हमारे साथ सीधे पटना से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से तैयारियां की गई हैं? देखिए, अब आपने बताया है कि मतगणना केंद्रों के बाहर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है और पूरी तरह से चाक चौबंद और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से। और अब सभी को इंतजार है कि जब मतगणना की शुरुआत होगी, रुझान आएंगे। और उससे पहले हम देख रहे हैं कि राजनीतिक बयानबाजियों और पोस्टरबाजी का जो दौर है वो खूब दिखाई दे रहा है पटना में। पटना के सड़कों पर कुछ जगह पर टाइगर जिंदा है नीतीश कुमार के पोस्टर के साथ ये लिखा गया है। हमने देखा था कि एक पोस्टर 2 दिन पहले काफ़ी चर्चा में था, 25 से 30 फिर से नीतीश। और अब आरजेडी दफ्तर के बाहर अलविदा चाचा नीतीश कुमार के फोटो लगाकर इस तरह का एक पोस्टर लगाया गया है। तो पोस्टर वार एक तरह से देखने को मिल रहा है। और इस बीच एनडीए में ये एक भरोसा है, एग्जिट पोल के बाद ये भरोसा और बढ़ा है नेताओं में, जिनसे भी हमें बात कर रहा हूँ, चाहे वो कार्यकर्ता हों एनडीए के या फिर बड़े नेता। वो कह रहे हैं कि जो एक तरह से उम्मीद थी कम से कम 150 सीटों से ज़्यादा, वो आती हुई दिखाई दे रही है एनडीए की, जो उनका अपना आंतरिक आकलन है। आरजेडी के बाहर जहां पर अलविदा चाचा पोस्टर लगाया गया, वहीं से ही जो आम लोग पटना के गुजर रहे थे, हमने उनसे पूछा जो उस रास्ते से जा रहे थे कि उनकी क्या राय है। क्या वो एग्जिट पोल से इतर अपनी राय रखते हैं या फिर जो एग्जिट पोल ने दिखाया है वही उनका भी मानना है। तो तकरीबन सभी लोग यही मानते हैं कि जो एनडीए की सरकार है उसकी वापसी होने जा रही है। हमने तमाम यहाँ के पटना के लोगों से बातचीत की और वो इससे इत्तेफाक रखते हैं कि जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं कमोबेश वही आंकड़े आने वाले हैं। हालांकि आरजेडी के जो कार्यकर्ता समर्थक हैं, बिल्कुल शैलेंद्र, जो पोस्टर वॉर है वो चर्चा में है। बिहार में जनादेश से पहले पोस्टर वॉर चर्चा में है। आरजेडी और जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर चर्चा का विषय बने हुए हैं। शैलेंद्र मिश्र हमें इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, देखते हैं उनकी पड़ताल। कल बिहार में मतगणना होनी और उसके ठीक पहले पोस्टर वार काफ़ी चर्चा में है। आरजेडी के बिहार में पटना मुख्यालय में उसके ठीक सामने ये देखिए आरजेडी समर्थकों के द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है अलविदा चाचा, जिसमें नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया है। यानी आरजेडी के समर्थकों का दावा है कि आरजेडी सरकार आ रही। बावजूद इसके कि हम जानते हैं कि तमाम एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि एनडीए सरकार की शानदार वापसी होने जा रही है। यानी एनडीए फिर एक बार बिहार की सत्ता में काबिज होने जा रहा है। उसको एनडीए के जो सहयोगी हैं बीजेपी, जेडीयू, हम, जीतन राम मांझी की जो पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है और चिराग पासवान की लोजपा है, मिलकर एक बड़े बहुमत का आंकड़ा हासिल करने जा रही हैं। ये तमाम एग्जिट पोल ने दावा किया, लेकिन बावजूद उसके आरजेडी समर्थकों ने नारा लगाया है, पोस्टर लगा हुआ। क्या आप लोगों का कहना है, एग्जिट पोल आप मान रहे हैं सही होने वाला है या फिर उसका उल्टा होने वाला है? ना एग्जिट पोल जो है वो सही है। अरे काम किया है तो भाई ऐसा थोड़े जनता सब जान।
तो हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने पड़ताल की, लगातार जिस तरह से वहां पर बयानबाजी का दौर है और पोस्टर वॉर जो है वो लगातार जारी है। हर चुनाव के बाद, जनादेश के बाद सबके अपने अलग अलग दावे होते हैं और इसी के बारे में समझने के लिए हमारे संवाददाता मधुरेश भी हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। मधुरेश, हमने देखा शैलेंद्र की रिपोर्ट और जिस तरह से जो पोस्टर वार चल रही थी और उसमें दावे भी हो रहे थे, बहुत सारे लोगों की जो स्टेटमेंट्स भी सामने आई जो एग्जिट पोल्स हैं उनके बारे में बता रहे थे। क्या वजह है, किस तरह का माहौल आप वहां पर देख रहे हैं और उस माहौल की वजह क्या है, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि शैलेंद्र बता रहे थे कि सारे जिलों में जो ईवीएम मशीन को स्ट्रांग रूम में रखा गया है, सिक्योरिटी बहुत टाइट है, सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जा रही है और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार स्ट्रांग रूम के बाहर पे डटे हुए हैं, वो भी वहां पर 24 घंटे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। इसके अलावा पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस तो हैं। बाकी राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। एग्जिट पोल जो है वो एनडीए की बढ़त को दिखा रहा है और अच्छी बढ़त को दिखा रहा है, लेकिन एनडीए के जो नेता हैं, जो एनडीए के पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि ये एग्जिट पोल में जितनी बढ़त उनको दिखाई जा रही है, इस आंकड़े से भी कहीं ज्यादा उनका सक्सेस रेट होने वाला है, उनका स्ट्राइक रेट होने वाला है। और यही कारण है कि कई जगहों पर मिठाई और लड्डू बनने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है। और ऐसा ही कुछ जो महागठबंधन है वहां पे भी देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और उन्होंने कहा था कि जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो आंकड़े बिल्कुल गलत है और जब ईवीएम मशीन से काउंटिंग शुरू होगी तो जनता जो लोग हैं वो चौंकेंगे, क्योंकि महागठबंधन की सरकार बन रही है। उन्होंने बाकायदा 18 तारीख को शपथ ग्रहण लेने की भी घोषणा कर दी और निश्चित रूप से उनके पार्टी और उनके खेमे के भी जो नेता हैं वो पूरी तरीके से तैयारी में जुटे हुए हैं। वहां भी मिठाई बनाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है, हलवाई लगाए गए हैं और पूरी तैयारी, जश्न की पूरी तैयारी दोनों ही तरफ चल रही है। दोनों ही तरफ के जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही जैसा कि आप देख रहे हैं पटना की सड़कों पे अलग अलग जगह पोस्टर्स वॉर भी है जो है वो शुरू हो गया है। कहीं महागठबंधन के जीत के दावे करते हुए पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, कहीं एनडीए की तरफ से बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए जा रहे हैं। और ऐसे में हालांकि देखना ये है कि कल सुबह जब 7 बजे ईवीएम मशीन से काउंटिंग, बिल्कुल उसका इंतजार सबको है। जनता ने अपना जनादेश वहां पर दे दिया है। शैलेंद्र, जिस तरह से तमाम जो बयानबाजी है, तमाम जो दावे हैं वो अब सामने आ रहे हैं। एनडीए अपनी जीत का दावा कर रही है और अगर महागठबंधन की बात करें तो उन्होंने डेट भी जो है अपनी तय कर दी है। इस बार जो मतदान हुआ है, रिकॉर्ड टूटा है उसका, 10% ज्यादा मतदान हुआ है। तो ये पोस्टर वॉर हो रही है और ये बयानबाजी हो रही है, ये इसका भी एक बड़ी वजह है। ये जो जनता का रुझान जो लोकतंत्र के पर्व में दिखाई दिया है, अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। ये देखिए रमा, दो बातें हैं। पहली बात तो है कि बिहार ने एक रिकॉर्ड बनाया है। एसआईआर के बाद ये मतदान हुआ है, तो ऐसे में मतदाता सूची में शुद्धता के बाद हमने देखा कि मतदान प्रतिशत बढ़ा है और महिलाएं ज़्यादा संख्या में पुरुषों के मुकाबले निकली हैं। बीजेपी एनडीए का यह दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार, ये एक जोड़ी जो है इसकी वजह से महिलाएं घर से ज़्यादा निकली हैं, चूँकि तमाम कल्याणकारी योजनाओं का फ़ायदा मिल रहा है। बिहार में शराबबंदी है, बिहार में कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति है, तो उसका सबसे ज़्यादा फायदा महिलाओं को, लिहाजा महिलाएं घरों से ज़्यादा निकली हैं मतदान केंद्रों तक। और पोस्टर वार इसलिए हो रहा है कि अपने कार्यकर्ताओं में एक मैसेज देना है। जेडीयू अपनी तरफ से जिस तरह से नीतीश कुमार के बारे में तेजस्वी यादव द्वारा समय समय पर चुनाव प्रचार के दौरान कहा गया, तो उसका एक काउंटर नैरेटिव है कि चाहे टाइगर जिंदा है या फिर इससे पहले 25 से 30 फिर से नीतीश, या बारिश के दौरान हमने देखा जब नीतीश कुमार प्रचार करते नजर आए, तो वो एक जवाब होता है राजनीतिक तौर पर और कार्यकर्ताओं में उत्साह बना के रखना है। इसलिए जो जिसको एग्जिट पोल कह रहा है कि हार जाएंगे, वो भी मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उनको कार्यकर्ताओं में उत्साह बना के रखना है। और महागठबंधन कमोबेश वही करता दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल पे सवाल उठा रहा है, वो कह रहा है कि मीडिया दरअसल सच्चाई नहीं दिखा रहा है। कल सबके सामने जनादेश आ जाएगा। देखिए, एग्जिट पोल कई बार सही होते हैं, कई बार नहीं सही होते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि सारे के सारे एग्जिट पोल गलत हो। भारत के राजनीतिक इतिहास में, चुनावी इतिहास में हुआ ऐसा 1-2 बार।
लेकिन संभावना इसकी ज़्यादा होती है कि जब तमाम सर्वे एजेंसियां अगर किसी एक गठबंधन की जीत दिखाती हैं तो कमोबेश वैसा ही होता है, लेकिन जो राजनीतिक दल हारते हुए या गठबंधन हारते हुए दिखाई देते हैं एग्जिट पोल में, वो कभी मानने को तैयार नहीं होते। तो ये स्थिति बिहार में भी है। अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश देने की कोशिश है। अब जब चूंकि महागठबंधन को हारते हुए दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल में, तो फिर तेजस्वी यादव के पास और क्या विकल्प है? क्या वो जनादेश आने से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ले? बिल्कुल, ये देखना काफ़ी अहम होगा कल जो जीत का सेहरा है किसके सिर पर बंधता है। लेकिन जनता जो है वो बिहार की जीतती हुई दिखाई देती है इतनी बड़ी संख्या में रिकॉर्ड मतदान के बाद। और जिस तरह से चुनाव आयोग ने भी कहा था कि बिहार जो है SIR के बाद एक मॉडल स्टेट बनकर उभरेगा, तो वो अपने आप में उसकी पुष्टि होती दिखाई देती है। नज़र बनाए रखे शैलेंद्र और मधुरेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। खेल की खबरों की बात करें तो लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 की आयोजन समिति ने प्रतियोगिता कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके प्रत्येक पदक स्पर्धा का आयोजन कब और कहां होगा, इसका विवरण दिया गया है। 2028 ओलंपिक खेल का आयोजन सबसे बड़ा होगा, जिसमें लॉस एंजल्स और ओक्लाहोमा सिटी के 18 क्षेत्रों के 49 स्थानों पर 36 खेल और 51 विधाएं शामिल होंगी। उद्घाटन समारोह 14 जुलाई को होगा। वहीं समापन ओलंपिक कार्यक्रम में शामिल हो गया है, जिसका महिला फाइनल 20 जुलाई और पुरुष फाइनल 29 जुलाई को होगा। टिकटों का पंजीकरण अगले साल जनवरी में शुरू होगा। जयपुर के ऐतिहासिक आमेर फोर्ट में बुधवार शाम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के लोगों, मस्कट एंथम, टॉर्च और जर्सी का शानदार अनावरण हुआ। राजस्थान के खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि ये लॉन्च युवाओं के सपनों को नई उड़ान देगा। यह आयोजन राजस्थान के 7 शहरों जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और बीकानेर में होगा। इसमें देश भर के 200 विश्वविद्यालयों से लगभग 7,000 खिलाड़ी 24 खेल विधाओं में भाग लेंगे। कार्यक्रम में खेलो इंडिया गेम्स के शुभंकर, खम्मा और घड़ी का भी अनावरण किया गया। ये शुभंकर राज्य के राजकीय पशु ऊंट और पारंपरिक अभिवादन खम्मा घड़ी से प्रेरित हैं, जो राजस्थान की गर्मजोशी, परंपरा और आतिथ्य भावना का प्रतीक है। मशाल नहीं, विकसित राजस्थान की पहचान है। और ढाका में जारी 24वीं एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में अभिषेक वर्मा और दीपशिखा की जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कंपाउंड मिक्स टीम इवेंट के फाइनल में बांग्लादेश को 153-151 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। वहीं दीपशिखा, ज्योति सुरेखा और पृथिका प्रदीप की शानदार तिकड़ी ने दमदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण कोरिया को 236-234 से हराकर 24वीं एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।